नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। आस्था है कि इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा और यमुना के मिलन स्थल पर स्नान करने से अमृत यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर यह भारत की राजनीति और लोगों के जनजीवन से निकले शायद पाप की हकीकत है कि गंगा, यमुना सहित भारत की तमाम नदियां मृत्यु सैया पर चल रही हैं। हम जिन्हें नदियां कहते हैं उनमें अब नदी होने के सारे गुण धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। गंगा और यमुना को ही देख लीजिए। आस्था की दुनिया में इन दोनों नदियों को पूजा जाता है, मगर हकीकत की दुनिया में यह दोनों नदियां दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं। ये नदियां शायद हमसे कह रही हैं कि लोग गंगा और यमुना में स्नान करते समय अपने पाप की धुलाई पर तो सोचते हैं, मगर कभी यह क्यों नहीं सोचते कि गंगा, यमुना और भारत की तमाम नदियों में जो प्रदूषण का पाप है उसकी धुलाई कैसे होगी। गंगा, यमुना सहित भारत की तमाम नदियों को मुक्ति कैसे मिलेगी, उन्हें मोक्ष कैसे हासिल होगा। हर 12 साल के बाद पूर्ण कुंभ का दौर आता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। इस समय यही शुरू हुआ है। इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है। देश और दुनिया से बहुत बड़ी भीड़ इस आस्था के केंद्र में डूबने और इसे निहारने अगले लगभग 1.5 महीने तक आते रहेगी। तो यह महत्वपूर्ण अवसर इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि देश के तमाम लोग गंगा और यमुना में डुबकी लगाते समय यह सोचे कि देश की तमाम नदियों का क्या हाल है। नदियां जिन पर हम सबके जीवन की बुनियाद और भारत की सभ्यता टिकी है, वह किस दुर्दशा से गुजर रही हैं, और जिनके मन में हिंदुत्व उफान मारता है मगर जो हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, वह भी सोचे कि जो नदियां उनके लिए पूजनीय हैं उनकी यह दुर्दशा कैसे हो गई। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। कोई भी लंबे समय तक, कई सप्ताह तक बिना भोजन के तो रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 3 या 4 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। शरीर काम करना बंद कर देता है। इंसानों के शरीर का 60 से 70% हिस्सा केवल पानी से बना है। पानी इतना महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में चल रही खोज का जो बजट है उसका ज़्यादातर हिस्सा केवल इस बात पर खर्च हो रहा है कि दूसरे ग्रहों में पानी का सोर्स मिल जाए। पृथ्वी का पूरा इकोसिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पानी है। अगर पानी के सिस्टम में बदलाव हुआ तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। यही बात भारत के इकोसिस्टम पर भी लागू होती है। भारत में दुनिया की तकरीबन 18% आबादी रहती है, मगर भारत में दुनिया के कुल वाटर रिसोर्स का केवल 4% रिसोर्स है। भारत कम आमदनी वाले देश के भीतर आता है, जिसकी ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि में पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, इसीलिए भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा जल संकटग्रस्त देशों में भी एक बन जाता है। नीति आयोग की साल 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तकरीबन 40% आबादी साल 2030 तक किसी न किसी तरह से जल संकट में मौजूद होगी, वाटर क्राइसिस झेल रही होगी। 40% आबादी साल 2030 तक, अगले 5 साल में ये हाल है भारत का। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 की सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड टॉक्सिक मेटल इन रिवर्स ऑफ इंडिया से पता चलता है कि भारत की 81 नदियों और उसकी सहायक नदियों में एक या इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले धातुओं, हैवी मेटल्स का जो लेवल है वह तय सीमा से बहुत ज़्यादा पाया गया है। यानी नदियों में कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, लोहा, पारा और निकल जैसी जो जहरीली मेटल होती हैं उनका जो लेवल है वह जो प्रोटेक्टेड लेवल होता है उससे बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसमें गंगा और यमुना भी शामिल हैं। गंगा बेसिन में निगरानी की गई 161 जगह में से लगभग 75 यानी 47% जगह पर हैवी मेटल की मौजूदगी सुरक्षित सीमा से ज़्यादा पाई गई है। यानी गंगा के पानी से स्नान करने पर मोक्ष मिले या ना मिले, मगर आर्सेनिक, सीसा, लोहा, तांबा जैसे जहरीली धातुओं से शरीर का दर्शन जरूर हो सकता है। अगर यमुना नदी का उदाहरण लेकर बताया जाए तो यमुना नदी में पारा यानी लेड जैसी जहरीली धातु का लेवल 1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर की तय सीमा से
तकरीबन 9 गुना ज्यादा पाया गया है। नदियों के पानी में जहरीले मेटल की भरमार की सबसे बड़ी वजह मानव गतिविधियों से निकला जो कचरा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कूड़ा कचरा होता है वो है, और इंडस्ट्रियल गतिविधियों से निकला जो कचरा है उनका नदियों में पहुंचना है। खेती किसानी में जिस केमिकल फर्टिलाइजर की मदद से हम सबके लिए अनाज पैदा होता है, उसका एक बुरा असर यह भी है कि यह खाद जब पानी से मिलता है तो पानी को प्रदूषित कर देता है, उसे जहरीला बना देता है। अभी एक रिपोर्ट आई है जो यह बताती है कि भारत के 440 जिलों के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की जो सीमा है वह तय सीमा से ज़्यादा है। नदियों में जहरीले मेटल होने का मतलब यह है कि नदियों की पानी का जहरीला हो जाना, यह पानी पेड़ पौधों और जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते हैं। इन नदियों से प्रदूषित हो चुकी मिट्टी और पानी से इंसान अपने लिए अनाज और सब्जी उगाता है तो इंसानों के लिए, शरीर के लिए खतरनाक होते हैं। यमुना की नदी में लेड का जो हाई लेवल है वह सीधे इंसानों की नसों पर हमला करता है। वह बहुत खतरनाक धातु है, दिमाग और गुर्दे को नुकसान पहुंचाता है, फेफड़ों में जलन, आंखों की परेशानी, त्वचा पर चकत्ते, उल्टी और दस्त का कारण बन जाता है। इस हिसाब से आप उन सभी जहरीले मेटल के बारे में सोचिए जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया है और जिनकी मात्रा नदियों में बढ़ती जा रही है। और ये जो मेटल होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब ये कभी विघटित ही नहीं होते हैं, मतलब ये हमेशा मौजूद रहते हैं और इनका असर लगातार बढ़ता चला जाता है और बढ़ते हैं तो खतरनाक होते चले जाते हैं। डाउन टू अर्थ पत्रिका में केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव शशि शेखर लिखते हैं कि नदी का इकोसिस्टम उसका अभिन्न हिस्सा होने के साथ साथ उसका प्रोडक्ट भी होता है। एक नदी को इकोलॉजी के कुछ तय कामों को करना पड़ता है, जैसे कि साल भर बहना, मानसून में खुद को फैला लेना, कम बारिश वाले मौसम में खुद को सिकुड़ जाना, उफान होने पर बाढ़ के मैदान बनाना, मैदानी क्षेत्रों में तलछट यानी मिट्टी, बालू या चट्टानों के छोटे कण और गादों को ले जाना जिससे जो मिट्टी है वह उपजाऊ बन जाए, आसपास फ्लोरा और फौना यानी वनस्पति और जनजीवन को जो होता है उसको सहारा देना, नदी तल से 50 किलोमीटर दूर तक मौजूद जल जो भराव होते हैं उसको फिर से रिचार्ज कर देना। इन सब कामों को आप नदियों का इकोलॉजी के लिए जो काम होता है उसमें रख सकते हैं और इकोलॉजी को इससे फायदा पहुंचता है। इन कुछ बुनियादी कामों के जरिए एक नदी हमारी पृथ्वी और इकोसिस्टम की ऐसी सेवा करती है जिसे हम और आप पैसे में तो नहीं माप सकते, और अगर पैसे में मापें तो इतना ज़्यादा होगा कि कोई उसे चुका ही नहीं पाएगा। अब यह नदियों की प्रोडक्टिविटी है और इस प्रोडक्टिविटी को हम देखें कि क्या हालत है इस प्रोडक्टिविटी की, तो पता चलता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से इकोसिस्टम जो है नदियों का पूरी तरीके से बदल गया है और उनकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। गंगा जिसे एक पूजनीय और पवित्र नदी माना जाता है और कहा जाता है कि भाई इसके किनारे पर भारत के कई समाज और भारत की कई संस्कृतियां विकसित हुई हैं, वह आज बदहाल दशा में पहुंच चुकी है। भारत की 1569 मील लंबी गंगा दुनिया की 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में एक बन चुकी है। बिना ट्रीटमेंट के ही इंसान और उद्योगों का कचरा इसमें बहा दिया जाता है। मानसून के मौसम के बिना इस नदी का ज़्यादातर हिस्सा सूखा रहता है या नाले में बहता है। इसकी सहायक नदियां विशेष रूप से यमुना नदी और उनकी उप सहायक नदियां सबसे खराब हालत में हैं। गंगा नदी की कार्यप्रणाली को समझे और जाने बिना गंगा बेसिन में सिंचाई और पनबिजली पैदा करने के मकसद से बनाए गए बांधों और जलाशयों ने गंगा नदी को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। सिंचाई के लिए पानी मोड़ने से जलाशय के नीचे के हिस्से में पानी का बहाव व्यवहारिक तौर पर खत्म हो जाता है। गंगा सबसे ज़्यादा बांधों वाली नदी है, जहां मुख्य धारा और इसकी सहायक नदियों पर 900 से अधिक बांध हैं और जलाशय बनाए गए हैं। यह नदी के प्रवाह को रोक देते हैं, नदी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। गंगा का पानी पहले बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता था और उसके कुछ औषधीय गुण थे। इसकी वजह से गंगा का पानी पहले सदियों तक खराब नहीं होता था, मगर गंगा के इस गुण का पूरी तरह से लगभग खात्मा हो चुका है, क्योंकि वह तलछट
जो गंगा की अनोखी विशेषता में मदद करती थी, अब जलाशयों में फंस गई है। हर दिन शहरों और उद्योगों से अरबों लीटर गंदा पानी और इंडस्ट्रियल कचरा नदी में डालने से कई जगहों पर पानी में ऐसे पोषक तत्व की भरमार हो गई है, ऐसे न्यूट्रिएंट बन गए हैं जो पानी की जो मूल जैव विविधता होती है, पानी की मूल डाइवर्सिटी होती है, उसको समाप्त कर देते हैं। साल 1980 के दशक में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ, कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2014 में नमामि गंगे शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद जो सुधार हो रहा है वह सुधार उतना बड़ा नहीं है जितने बड़े सुधार की जरूरत है। बहुत ही मामूली सुधार हो रहा है। यह तो गंगा नदी का बुरा हाल है, इसी तरह से बहुत सारी नदियां हैं। नदियों की यह बुरी हालत बताती है कि हम अपने आस्था के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा पाखंडी हैं। हम नदियों को पूजते हैं, मगर हकीकत में हमने नदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। सुनीता नारायण डाउन टू अर्थ में लिखती हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यावरण के मसलों पर लिखती रहती हैं कि हम अपनी नदियों से बहुत ही बेदर्दी से साफ पानी लेते हैं और बदले में नदियों को गंदगी, मलमूत्र और इंडस्ट्रियल कचरे से भर देते हैं। हमारी कई नदियों के ऊपरी हिस्से में बहाव ही नहीं है। हमने पानी से बिजली पैदा करने के लिए इस बहाव को रोक दिया है। इंजीनियर और डिजाइनर के पास नदी के प्राकृतिक बहाव के बारे में ऐसी कोई समझ नहीं है कि बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पर्यावरण और सामाजिक जरूरत को पूरा करने के बाद भी नदी में पर्याप्त पानी बचा हो। जब गंगा, यमुना, नर्मदा या कावेरी अपने मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं तो हम उसे सिंचाई और पेयजल के लिए पानी की उनकी एक एक बूंद सूख लेते हैं। हम नदियों को चूस कर उन्हें सूखा छोड़ देते हैं। नदियों को पूजते हुए भी हम उनमें कूड़ा करकट, प्लास्टिक और न जाने क्या क्या डालते हैं। आज हमारी नदियां मर रही हैं। इनके कई हिस्सों में पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 0 पर पहुंच गई है। इस कारण इनमें जीवन नहीं है, इनमें केवल हमारा मल बहता है। नदियां हमारे मलमूत्र को बहाने वाले नहरों में तब्दील हो चुकी हैं। नदियां मरणासन नदियों में तब्दील हो गई हैं। तो ये है भारत के नदियों का हाल। और इन नदियों के हाल के बारे में जब आप इलाहाबाद के संगम पर जाइए और डुबकी लगाइए, तब जरूर सोचिए कि इन नदियों का हाल यह कैसे हुआ और कैसे इनकी दुर्दशा से इनको मुक्ति दिलवाई जा सकती है। शुक्रिया।